साथियों, पूना पैक्ट के 75 साल पूरे होने के मौके पर हम लोग पूना पैक्ट का धिक्कार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और ये जो धिक्कार करने का जो कार्यक्रम आज हो रहा है, जब इसको 25 साल हुए थे तो बाबा साहब अम्बेडकर जीवित नहीं थे, क्योंकि उनका महापरिनिर्वाण लगभग 10 महीने पहले ही हो चुका था। अगर वो होते तो पूना पैक्ट का जरूर धिक्कार मनाते और हो सकता है धिक्कार मनाने के पहले जो उनको इसके विरोध में करना चाहिए था वो करने के लिए उन्होंने जो जद्दोजहद और जो कोशिश की, वो दस्तावेज, वो रिकॉर्ड अवेलेबल है। जब इसको 50 साल का समय हुआ तो मान्यवर काशीराम जी और डी.के. खापर्डे, इनके नेतृत्व में पुणे करार का 50 सालाना धिक्कार का कार्यक्रम पूना में मनाया गया था। उस समय महाराष्ट्र की सरकार इसके विरोध में थी, महाराष्ट्र के पुलिस वाले इसके विरोध में थे। पुलिस कमिश्नर शायद राममूर्ति उनका नाम था और राजनाथ जी को इसके बारे में जानकारी है, वो भी इसके विरोध में थे। और कांग्रेस के इशारे पर कुछ टट्टू लोग जो है वो भी इसका विरोध कर रहे थे। मगर अभी जब 75 साल हो रहे हैं और 75 साल का धिक्कार मनाने का कार्यक्रम जब हम कर रहे हैं तो किसी भी टट्टू की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो इसको विरोध करे, वो इसको सैबोटेज करने की कोशिश करे। ये हिम्मत उन लोगों की नहीं हुई, क्योंकि अब हमने लोगों को इसके बारे में, बहुत बड़े लोगों को इसके बारे में हमने जगा दिया, बहुत बड़े लोगों को इसके बारे में जानकार बनाया। पिछले 10-15 साल से हम लोग सारे देश भर में इसके विरोध में लगातार बोल रहे हैं, लगातार लोगों को इसकी जानकारी दे रहे हैं। परंतु साथियों, मैं अभी भी ऐसा मानता हूं कि पूना पैक्ट और उसके दुष्परिणामों के बारे में अभी भी देश के बहुसंख्य जो लोग हैं उन लोगों को इसके बारे में सही सही सूचना, सही सही जानकारी नहीं है। और इसलिए हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि 75 साल का ये जो धिक्कार का कार्यक्रम है ये केवल पूना में नहीं मनाएंगे, बल्कि पूना से इसको शुरू करेंगे और पूना से शुरू करके इसको साल भर 24 सितंबर 2008 तक साल भर इसको सारे देश भर में मनाया जाएगा। जिस तरह से बड़ा कार्यक्रम यहां हुआ, इतने बड़े कार्यक्रम सारे देश भर में लगभग इस तरह के बड़े कार्यक्रम
हम लोगों ने कम से कम 100 कार्यक्रम सारे देश भर में लेने का प्लान बनाया। 602 जिले हैं, 550 जिलों में हम लोग ये सारे देश भर में कार्यक्रम लगाएंगे। मैं खुद ही 365 दिन में लगभग 250 कार्यक्रम, जो बड़े कार्यक्रम सारे देश भर में होंगे, उस 250 कार्यक्रम में मैं खुद ही संबोधित करूंगा और खुद ही उसकी तैयारी हम लोग करेंगे, बड़े कार्यक्रम करेंगे। मगर इतने बड़े कार्यक्रम से ही ये काम होने वाला नहीं है। ये 550 जिलों में, 28 राज्यों में और 5000 तहसीलों में एक कार्यक्रम लगाने की हम योजना बना रहे हैं। इसके लिए 1000 बामसेव के जो कार्यकर्ता हैं, वो 1000 कार्यकर्ताओं को ये कार्यक्रम सारे देश भर में लगाने के काम पर लगाया जाएगा। 1000 कार्यकर्ता लगातार ये कार्यक्रम सारे देश भर में करेंगे। लगभग हमारे पास अभी 200 पूर्णकालीन प्रचारक हैं। ये 200 पूर्णकालीन प्रचारक प्रतिदिन सारे देश भर में जागरण का कार्यक्रम चलाएंगे, मीटिंगों का, जनसंपर्क का अभियान चलाएंगे। जब 50 साल का पुणे करार का धिक्कार का कार्यक्रम हुआ था, उस समय काशीराम जी ने चमचा एज नाम का किताब लिखा था अंग्रेजी में। हमने प्लान बनाया, ये जो चमचा एज है इसकी 14 भाषाओं में ट्रांसलेशन किया जाएगा। अभी हमारे पास सारे देश भर में संगठन का ढांचा तैयार हो गया है, 14 भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा। अभी तक इसका 3 भाषा में ट्रांसलेशन हो चुका है। और इसके अलावा मैंने खुद भी पूना पैक का दुष्परिणाम नाम का एक 40-50 पेज का बुकलेट तैयार किया है। इसको भी 14 भाषा में सारे देश भर में छाप कर तैयार किया जाएगा। इसके अलावा इसकी लाखों सीडीज जो है, सीडी बनाकर सारे देश भर में, लाखों सीडी बनाकर सारे देश भर में दिखाने का, प्रोजेक्टर के द्वारा दिखाने का एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम साथियों हम लोगों ने बनाया। ये सारा कार्यक्रम बनाया जाएगा। लगभग साल भर में 1.5 करोड़ पर्चे, अभी ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए हमने 5 लाख पर्चे सारे देश भर में वितरित किए। और जो कार्यक्रम होंगे उसमें कम से कम 1.5 करोड़ पर्चे पूना पैक के बारे में, उसके दुष्परिणाम के बारे में, जो बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 पॉइंट पुणे पैक के विरोध में लिखे हुए हैं, उसका 14 भाषाओं में अनुवाद करके बाबा साहब आम्बेडकर ने खुद ही पुना पैक का जो धिक्कार किया है, वो पर्चे सारे देश भर में वितरित करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का एक विशाल कार्यक्रम हम लोग अमल में लाएंगे। साथियों, पूना पैक का धिक्कार हम लोग क्यों मना रहे हैं, इसके बारे में कुछ बातें मैं अपनी तरफ से भी, बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही, मैं कुछ बातें आप लोगों को इसके संबंध में कहना चाहता हूं। साथियों, पूना पैक का संबंध जो है एक गवर्नेंस ऑफ द कंट्री के साथ में, ये कोई साधारण मामला नहीं है। पूना पैक का जो मामला है एक गवर्नेंस ऑफ द कंट्री से रिलेटेड है। हमारे बहुत सारे लोगों को यह जानकारी नहीं है ठीक से, अभी भी ठीक से पूना पैक के बारे में लोगों को सही समझ नहीं है। सूचनाएं अवेलेबल है मगर समझ नहीं है। इंफॉर्मेशन का होना और जानकार होना और समझदार होना दो अलग अलग बातें हैं।
हर जानकार आदमी समझदार हो जरूरी नहीं है। हर जानकार आदमी समझदार हो आवश्यक नहीं है। जानकारी होने के बाद भी समझदारी होगी ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए इसके बारे में कुछ बातें, ताकि हमारे लोगों को इसके बारे में समझ हो, कुछ बातें साथियों मैं आप लोगों को समझाना चाहता। साथियों, जब अंग्रेज भारत में आए थे तो अंग्रेज भारत में आने के बाद उन्होंने यहां राज किया, और जब उनको लगा कि हम लोगों को भारत छोड़कर जाना होगा, तो जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने देखा कि भारत में समस्त प्रजाजनों के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल मात्र ब्राह्मणों के पास है। जब ब्राह्मणों ने सोचा, अंग्रेजों ने सोचा कि हमको भारत छोड़कर जाना होगा, तो अंग्रेजों ने यह बात सोचा कि भारत छोड़कर जाने के पहले भारत में कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें केवल मात्र ब्राह्मणों को विधान बनाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह सोच अंग्रेजों ने बनाया। यह भारत के लोगों ने, भारत के आजादी का आंदोलन चलाने वाले लोगों ने नहीं किया, यह अंग्रेजों की सोच थी। और उन्होंने जब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, पॉपुलर गवर्नमेंट में हिस्सेदारी की मांग कांग्रेस के लोगों ने करना शुरू किया, तो उसका मुआयना करके रिपोर्ट देने के लिए अंग्रेजों ने कमेटियां बनाई, कमीशन बनाए। साउथबरो कमीशन जब 1918 को भारत में आया, तो बाबा साहब अंबेडकर 1916 को सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर चुके थे, और सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने की वजह से बाबा साहब अंबेडकर ने 1918 को साउथबरो कमीशन के सामने रिटर्न मेमोरेंडम सबमिट किया। आपको सुनकर हैरानी होगी कि बाबा साहब अंबेडकर जब उन्होंने साउथबरो कमीशन को रिटर्न मेमोरेंडम सबमिट किया, तो उनकी उम्र केवल 27 साल थी। और 27 साल की उम्र में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर हमारे लोगों के रिप्रेजेंटेशन का मामला उठाया। वो दस्तावेज रिटर्न में अवेलेबल है, आज भी आप पढ़ सकते हो। और उस समय बाबा साहब अंबेडकर ने रिप्रेजेंटेशन का मामला उठाया। छत्रपति शाहू महाराज जिंदा थे। छत्रपति शाहू महाराज के कहने पर भास्करराव जाधव, उन्होंने अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए विधिमंडल में रिप्रेजेंटेशन की मांग की, और बाबा साहब अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों के लिए रिप्रेजेंटेशन की मांग की, जो बाद में अनुसूचित जातियों का ये जो रिप्रेजेंटेशन का मामला है, जो बाद में अनुसूचित जातियों के लिए भी 26 जनवरी 1950 के बाद लागू कर दिया गया। साथियों, छत्रपति शाहू महाराज के कहने पर भास्करराव जाधव और बाबा साहब अंबेडकर ने रिप्रेजेंटेशन की विधानमंडल में मांग की, तो उस समय कांग्रेस के नेता गांधी जी नहीं थे, उस समय कांग्रेस के नेता बाल गंगाधर तिलक थे। और बाल गंगाधर तिलक ने इसके विरोध में कोल्हापुर के पास अथनी नाम का गांव है, वहां सम्मेलन लेकर इसके विरोध में घोषणा की, और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने शाहू महाराज के विरोध में, भास्करराव जाधव के विरोध में, बाबा साहब अंबेडकर के विरोध में उन्होंने ये कहा, तेली, तमोली और कुनभटों को संसद में, विधिमंडलों में जाकर क्या करना है? संसद कोई भूमि है जिस पर हल चलाया जाए? तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना है? दर्जी को संसद में जाकर क्या कपड़े सिलाना है? कुनभटों को, जो किसान हैं, उनको संसद में जाकर क्या हल चलाना है?
ये बात बाल गंगाधर तिलक ने कोल्हापुर के पास अथनी नाम का गांव है, वहां पब्लिक मीटिंग में ये बात कही। उस समय गांधी जी कांग्रेस के नेता नहीं बने थे। 1920 को बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हुआ और उस 1920 के बाद गांधी जी कांग्रेस के नेता बने। 1916 तक तो गांधी जी भारत में ही नहीं थे, बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। भारत में आजादी का आंदोलन चल रहा था मगर गांधी जी भारत में नहीं थे, वो साउथ अफ्रीका में वकालत करते थे। साथियों, जब यह मांग बाबा साहब अंबेडकर ने, भास्करराव जाधव ने की, अंग्रेजों ने नहीं माना, मगर एक बात मानी, नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन की। जब फर्स्ट इंडिया एक्ट पास हो गया, नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिला, बड़ी बात थी। 2000 साल के इतिहास में कोई अधिकार नहीं था नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन। साथियों, पूना पैक्ट का संबंध रिप्रेजेंटेशन के साथ में है। पूना पैक्ट का संबंध रिप्रेजेंटेशन के साथ में है। अभी भी हमारे बहुत सारे लोगों को यह बात समझ में नहीं आती। पूना पैक्ट का संबंध रिप्रेजेंटेशन के साथ में है और डेमोक्रेसी में अगर देश की जनसंख्या 100 करोड़ है तो 100 करोड़ लोग संसद में नहीं जाते, उनके रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। डेमोक्रेसी अपने रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से काम करती है। अगर आपको रिप्रेजेंटेशन का अधिकार है तो आपको पावर में हिस्सेदारी है, अगर आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो पावर में आपको हिस्सेदारी नहीं है। अगर आपको पावर में हिस्सेदारी नहीं है तो आपका सत्यानाश होना तय है। ये मूल बात है, ये मौलिक बात है, ये मूल फंडामेंटल बात है जो अभी भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आती। साथियों, 1919 के फर्स्ट इंडिया एक्ट में जो कानून अंग्रेजों ने पास किया, उसमें एक प्रोविजन था हर 10 साल बाद इसका रिव्यू होगा। रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन 1928 को भारत में आया। बाबा साहब अंबेडकर ने साइमन कमीशन का वेलकम किया। लखनऊ से यज्ञ सिंह चौरासिया जो तमोली जाति के मोस्ट बैकवर्ड क्लास के थे, उन्होंने उसका वेलकम किया। वेलकम करने वाले लोग नहीं थे। जब इन्होंने वेलकम किया, गांधी ने अपना आंदोलन इनके विरोध में शुरू किया। गांधी जी और उनके लोगों को ऐसे लगा कि शायद साइमन कमीशन इन लोगों के रिप्रेजेंटेशन का मामला हल करने का प्रयास करेगा। अगर इन लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला तो इनको आजादी में हिस्सेदारी मिलेगी, इनको आजादी मिलेगी। हम आजादी का आंदोलन कर रहे हैं, सभी लोगों के आजादी का आंदोलन नहीं कर रहे हैं। इस वजह से गांधी जी ने साइमन कमीशन चले जाओ का आंदोलन चलाया। साइमन कमीशन चले जाओ का आंदोलन चलाया। अंग्रेजों ने पूछा, भी क्यों विरोध कर रहे हो? हम तो आपको शेयर देना चाहते हैं, क्यों विरोध कर रहे हो? गांधी जी ने कहा, साइमन कमीशन पर आपने भारतीय लोगों को प्रतिनिधि के तौर पर लिया नहीं, इसलिए विरोध कर रहे हैं। अंग्रेजों ने गांधी जी को आश्वासन दिया कि जब इस साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर फैसला होगा, फैसला लेने के पहले आपकी फिर सलाह ली जाएगी। ये आश्वासन देने से गांधी जी ने अपना आंदोलन पीछे लिया और आश्वासन के तहत जब अंग्रेजों ने साइमन कमीशन का रिपोर्ट लागू करने के लिए विचार करना शुरू किया तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उन्होंने इंग्लैंड में बुलाई, लंदन में बुलाई, जैसा गांधी जी को उन्होंने आश्वासन दिया था। गांधी जी समेत सभी लोगों को निमंत्रण दिया, सभी लोग गए, गांधी जी नहीं गए। बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी नहीं गए क्योंकि गांधी जी को यह लगा कि सपोर्ट करने वाले लोग तो भारत में हैं, अगर मैं वहां जाके विरोध करूंगा तो इंग्लैंड में तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो मेरा कोई सुनने वाला नहीं है, जाने का कोई मतलब नहीं है। गांधी जी नहीं गए। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का रिपोर्ट पब्लिश हुआ और फाइनल डिसीजन लेने के लिए अंग्रेजों ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया। दोबारा गांधी जी को नहीं बुलाया। कांग्रेस को लेटर लिखा कि अपना प्रतिनिधि भेजो। कांग्रेस ने दोबारा गांधी जी को ही प्रतिनिधि बनाया। गांधी जी दोबारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए। जाने के पहले उन्होंने बाबा साहब को
बॉम्बे में अपने यहां चर्चा करने के लिए बुलाया। बाबा साहब अंबेडकर चर्चा करने के लिए गए। गांधी जी ने वहां कोई अधिकार देने से इनकार कर दिया। बाबा साहब अंबेडकर वहां से गांधी जी के मुंह पर अपनी बातें कहकर वापस आ गए। बाबा साहब अंबेडकर का और गांधी जी का जो वार्तालाप हुआ, वो सारा का सारा दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, देवराव नाइक नाम का जो एक व्यक्ति था कायस्थ जाति का, उसने गांधी जी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच में क्या संवाद हुआ, डिटेल लिखकर तैयार किया गया है। आने वाले समय में वो डॉक्यूमेंट भी हम आप लोगों के सामने पब्लिश करेंगे, आप लोगों को पता चलेगा। क्योंकि वहां भी रिप्रेजेंटेशन का ही मामला बाबा साहब अंबेडकर ने खड़ा किया, गांधी जी ने विरोध किया। गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए और वहां उन्होंने जाहिर रिप्रेजेंटेशन का विरोध किया। इसका मतलब है गांधी जी ने साइमन कमीशन का जो विरोध किया था, उसका मूल कारण साइमन कमीशन पर प्रतिनिधि नहीं लिए गए थे भारतीय, ये असली कारण नहीं था। असली कारण वो हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन कहीं ना दे, इस वजह से गांधी जी ने विरोध किया था। और ये बात राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को खुलकर कहनी पड़ी। गांधी जी ने वहां ओपनली कहा कि अगर अछूतों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है तो मैं इसके विरोध में हूं। अगर अछूत मुसलमान बन जाते हैं मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर अछूत क्रिश्चियन बन जाते हैं मुझे कोई एतराज नहीं है। जब तक वो हिंदू हैं तब तक मैं उनको अलग अधिकार देने के लिए तैयार नहीं हूं। यह बात गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ऑन रिकॉर्ड कही। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है, दस्तावेज है, ये रिकॉर्ड है। मैंने हरिभवन अर्के को, जो महाराष्ट्र सरकार के राइटिंग एंड स्पीचेस के वॉल्यूम का एडिटर है, उसको लंदन में इस काम के लिए लेके गया था और उन्होंने वहां आर्चीव्स में जो दस्तावेज रखे हुए हैं वहां अध्ययन करने के बाद मुझे आकर बताया कि हां वहां ये सब ऐसा लिखा हुआ है। साथियों, गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो विरोध किया, विरोध करने के पहले बाबा साहब अंबेडकर ने 4 मांगे मांगी थी। ध्यान रखना, ये सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फील्ड में जाकर लोगों को समझाना चाहिए। नंबर 1, एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन। एडेक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, और पर्याप्त का अर्थ होता है प्रोपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन। ये लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है। लोक संख्या के अनुपात में एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन हमको मिलना चाहिए। नंबर 2, सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक चुनाव प्रणाली होनी चाहिए। नंबर 3, ड्वेल वोटिंग, 2 बार वोट का अधिकार होना चाहिए। एक बार हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए, और दूसरा वोट स्वर्ण हिंदुओं के प्रतिनिधि चुनने के लिए, ताकि गांधी जी जैसा कहते हैं कि इससे हिंदू समाज का विभाजन हो, हिंदू समाज का विभाजन होगा। 2 बार वोट देने से हम लोग स्वर्ण हिंदुओं को जनरल कैटेगरी के एरिया में वोट देने का काम करेंगे, इससे हिंदू समाज का विभाजन नहीं होगा, इसलिए 2 बार वोट देने का अधिकार हो। साथियों, एक ड्वेल वोटिंग का अधिकार। चौथा अधिकार, चौथी बात बाबा साहब अंबेडकर ने उठाई थी, एडल्ट फ्रेंचाइज, प्रौढ़ मताधिकार। इंग्लैंड में भी प्रौढ़ मताधिकार नहीं था, वहां भी टैक्स देने वाले और पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार था। 1917 के बाद वहां एडल्ट फ्रेंचाइज का आंदोलन चला। उसके बाद इंग्लैंड में एडल्ट फ्रेंचाइज, प्रौढ़ मताधिकार, हर 21 साल की उम्र के व्यक्ति को वोट का अधिकार हो। यह मामला जब वहां चला तो बाबा साहब अंबेडकर ने एडल्ट फ्रेंचाइज का मामला उठाया। बाबा साहब अंबेडकर जानते थे कि हमारे लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे लोगों के पास में एजुकेशन नहीं है। अगर प्रॉपर्टी और टैक्स और एजुकेशन को वोट का आधार बनाया गया होता तो हमारे लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलता, और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने अनुसूचित जाति जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लास,
ये जो समस्त वर्ग है, और इन वर्गों से धर्म परिवर्तित जो मुसलमान हैं, सिख है, बुद्धिस्ट है, ईसाई है, उन लोगों के लिए भी एडल्ट फ्रेंचाइज का जो मामला उठाया था, आज भी बहुत सारे अदर बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी के लोगों को यह बात समझ में नहीं आती है कि एडल्ट फ्रेंचाइज की लड़ाई अनुसूचित जाति जनजाति की केवल लड़ाई नहीं थी, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को भी एडल्ट फ्रेंचाइज मिलना था, प्रौढ़ मताधिकार मिलना था, धर्म परिवर्तित जो मूल निवासी मुस्लिम सिख ईसाई है उन लोगों को भी मिलना था, ये उनका भी मामला था। आज भी बहुत सारे लोगों को यह बात समझ में नहीं आती। वो ये कहते हैं कि पुनः पैक्ट का मामला शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का मामला है, गलत है। ये 4 मांगे थी और 4 में से 2 मांगों का संबंध शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से था। एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन अगर सैद्धांतिक रूप से सिद्धांत माना जाता है कि लोक संख्या के अनुपात में संवैधानिक अधिकार हो, तो यह तो सभी लोगों के लिए लागू होता। अगर सिद्धांत मान लिया जाए एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन, तो लोक संख्या के अनुपात में सभी लोगों को अधिकार मिलने की बात थी। और जो एडल्ट फ्रेंचाइज का मामला था, आपको यह भी सुनकर हैरानी होगी, गांधी जी एडल्ट फ्रेंचाइज के विरोधी थे। ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड बताता है, जब गांधी जी ने कहा कि जो संस्थानिक राजा है उन लोगों को अधिकार बहाल किया जाए कि संस्थान में रहने वाली प्रजा को एडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार हो या ना हो, यह डिसाइड करने का अधिकार राजाओं को दिया जाए। जब गांधी जी ने प्रस्ताव किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने उठकर खड़ा होकर के गांधी जी के मुंह पर विरोध किया कि राजाओं को जनता का भविष्य निर्धारित करने का अधिकार नहीं है, वो जनता के मालिक नहीं है। ये दस्तावेज है, ये रिकॉर्ड है और लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को ये जो बातें हैं, ये बातें जानकारी नहीं है। भास्करराव जाधव जो छत्रपति शाहू महाराज के यहां काम करते थे, उन्होंने एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो स्टैंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लिया था, भास्करराव जाधव उनका समर्थन कर रहे थे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर अदर बैकवर्ड क्लासेस के तरफ से ये जो 4थे नंबर की मांग थी, इसका संबंध अदर बैकवर्ड क्लासेस के साथ में था, क्योंकि अदर बैकवर्ड क्लासेस के साथ में अनटचेबिलिटी का डोगमा लगा हुआ नहीं था। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए अनटचेबिलिटी, आदिवासियों के लिए सेग्रीगेशन, ये समस्याएं थी, मगर ओबीसी के लिए अनटचेबिलिटी और सेग्रीगेशन नहीं था। अगर इन लोगों को केवल मात्र एडल्ट फ्रेंचाइज अगर मिल जाता, तो संख्या के अनुपात में ये लोग शासनकर्ता, राज्यकर्ता, रूलिंग क्लास बन सकते हैं। ये जो बात बाबा साहब अम्बेडकर ने सोची थी, वो बात आज सच साबित हुई। लगभग हर प्रांत का मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लास का है। ये जो बात बाबा साहब अम्बेडकर ने 1932 में उठाई थी, मेरे ख्याल से इसके बारे में अभी तक कोई इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। अगर एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं होता, तो क्या बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो आज सारे देश भर में अलग अलग प्रांतों में मुख्यमंत्री आप लोगों को चीफ मिनिस्टर दिखाई देते हैं, किस आधार पर बन रहे हैं? वो एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर ही बन रहे हैं। और ये जानकारी अभी भी लोगों को नहीं है। संविधान सभा में गांधी जी ने अदर बैकवर्ड क्लासेस के एक आदमी को भी टिकट नहीं दिया। क्या अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को जानकारी है? ये जानकारी नहीं है। ये 4 बातें बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उठाई थी। गांधी जी ने इसका विरोध किया, खास तौर पर सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध किया, मगर गांधी जी ने जितनी दलीलें दी, बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों के सामने बढ़िया अंग्रेजी में, गांधी जी भी बैरिस्टर थे, मैट्रिक बैरिस्टर थे, बाबा साहब अम्बेडकर ग्रेजुएट बैरिस्टर थे, गांधी जी मैट्रिक बैरिस्टर थे। बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ग्रेजुएट बैरिस्टर थे। एक एक मुद्दे का बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी के मुंह पर अंग्रेजों के सामने जवाब दिया। जज अंग्रेज थे, ध्यान रखने की बात है, जज अंग्रेज थे।
अंग्रेजों ने प्रिवी काउंसिल के बारे में कलकत्ता में फैसला किया था कि प्रिवी काउंसिल का कोई भी चेयरमैन ब्राह्मण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोई भी ब्राह्मण के पास जुडिशियस कैरेक्टर नहीं है, ये अंग्रेज कहते थे। इसलिए प्रिवी काउंसिल का चेयरमैन, उन्होंने रूल बनाया था कि कोई भी ब्राह्मण प्रिवी काउंसिल का चेयरमैन नहीं बन सकता, क्योंकि ब्राह्मण के पास जुडिशियस कैरेक्टर नहीं है, वो जज बनने के लिए लायक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जुडिशियस कैरेक्टर जो होना चाहिए वो नहीं है। उस समय अंग्रेज जज थे, एक एक बिंदुवार जब बाबा साहब अंबेडकर ने गांधी जी का मुंह तोड़ जवाब दिया, गांधी जी के पास कोई जवाब नहीं था। अंग्रेजों को बाबा साहब अंबेडकर की बात मानने के लिए कोई विकल्प नहीं था। इसलिए गांधी जी ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला। उनके पास भी एक ब्रह्मास्त्र था। गांधी जी ने अंग्रेजों को धमकी दिया, क्योंकि उनके पास दलील जो थी वो खत्म हो गई थी। रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूं मैं आप लोगों को। दलील खत्म हो गई, इसलिए धमकी दी, ये भी रिकॉर्ड में, कि अगर अंग्रेजों ने अंबेडकर की बात को माना तो मैं जान की बाजी लगा दूंगा। ये धमकी उन्होंने वहीं पर दी, लंदन में। और ये धमकी देने के बाद गांधी जी बॉम्बे आए। आते ही, जैसे ही उतरे जहाज से, बॉम्बे के पुलिस लोगों ने गांधी जी को अरेस्ट किया और सीधा बॉम्बे से लाकर एरवड़ा जेल में गांधी जी को यहां रखा। और 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर हुआ और बाबा साहब अंबेडकर की 4 मांगे मंजूर हुई। चारों मांगे मंजूर होने के बाद गांधी जी ने उसके विरोध में उपवास किया। देखो कितनी आश्चर्यजनक बात है। आप लोगों को इतिहास वाले पढ़ाते हैं कि गांधी जी का आंदोलन सभी लोगों के आजादी का आंदोलन था। आप लोगों को इतिहास पढ़ाने वाले लोग पढ़ाते हैं कि गांधी जी का आंदोलन सभी लोगों के आजादी का आंदोलन था। अगर यह सच है तो गांधी जी को बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा अंग्रेजों से लड़ झगड़ कर जो अधिकार हासिल किए थे, उसके विरोध में गांधी जी को उपवास नहीं करना चाहिए था। अगर गांधी जी का आंदोलन सभी लोगों के आजादी का आंदोलन था, अगर यह सच था, मगर यह सच नहीं था। गांधी जी का आंदोलन सभी लोगों के आजादी का आंदोलन नहीं था। और इस वजह से गांधी जी ने बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा लड़ झगड़ कर जो अधिकार हासिल किए थे, उसके विरोध में गांधी जी ने उपवास किया। अंग्रेज जो हमारे देशवासी नहीं थे, जो हमारे देश को गुलाम बनाने वाले थे, उन्होंने हमको अधिकार दिया और दिए हुए अधिकार गांधी जी ने छीन लिया। जिन अंग्रेजों को विदेशी कहा जाता है उन्होंने अधिकार दिया, जिस गांधी को देशी कहा जाता है उन्होंने अधिकार छीन लिया। है हमारे लोगों को पता है इसके बारे में? कुछ है कोई जानकारी हमारे लोगों को? किसी किस्म की कोई जानकारी हमारे लोगों को नहीं है। इसलिए साथियों, ये जो गांधी जी ने उपवास किया और उपवास के दबाव की वजह से बाबा साहब अंबेडकर के विरोध में गांधी जी ने उपवास किया, जान की बाजी लगाई। और जब बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर पूना पैक्ट थोपा, बाबा साहब अंबेडकर ने खुद लिखा कि मैंने पूना पैक्ट पर इसलिए साइन किया क्योंकि गांधी ने इसके लिए कोयर्शन, जबरदस्ती की। गांधी ने कोयर्शन, जबरदस्ती की, लिखा हुआ है। आपको बाबा साहब अंबेडकर के शब्द अगर पढ़कर सुनाया जाए तो समझा दे दो, उसमें अंग्रेजी वाला। अगर बाबा साहब अंबेडकर के शब्द अगर आपको पढ़कर सुनाया जाए तो आपको पता चलेगा कि ये बात उन्होंने जबरदस्ती की है। ये बात उन्होंने खुद बाबा साहब अंबेडकर ने लिखी हुई है और इससे ये पता चलता है। The Pune Pact is thus fraught with mischief. It was accepted because of the coercive force of Mr. Gandhi and because of the assurance given at the time
that the Hindus will not interfere in the election of the scheduled caste. Coercion और एश्योरेंस। साथियों, दबाव की वजह से, और ये कोएशन बाबा साहब आंबेडकर के जान के खतरे के तौर पर नहीं, क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर ने बॉम्बे के पब्लिक मीटिंग में जाकर कहा था कि मैं ये अधिकार किसी भी स्थिति में वापस लेने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो मुझे सामने जो पोल दिखाई दे रहा है उस पर फांसी पर लटका दो, मगर मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। बाबा साहब आंबेडकर के इंडिविजुअल, उनके ऊपर दबाव का मुद्दा नहीं था। जैसा शास्त्री जी ने कहा, पटना में लोगों के घर जलाए, कानपुर में लोगों के घर जलाए, सारे देश, बनारस में घर लोगों के जलाए, ये सारे देश भर में ये माहौल ये बनाया गया। बाबा साहब आंबेडकर को ये कम्युनिकेट किया गया कि जिन लोगों के लिए तुम ये अधिकार हासिल कर रहे हो उनको गांव गांव में उनकी बस्तियों को जलाया जाएगा। उसके बाद अपने जान के लिए नहीं, बाबा साहब आंबेडकर ने उसके बाद ये जो शब्द उन्होंने बाबा साहब आंबेडकर ने यहां लिखे हुए, ये ठीक से इसका मीनिंग आप लोग ठीक से अगर समझ लो तो आपको पता चलेगा। The Pune Pact is thus fraught with mischief. It was accepted because of the coercive fast of Mr. Gandhi. षड्यंत्र पूर्वक जो दबाव डाला गया इस वजह से, और ये पूना पैक्ट, साथियों हम लोगों को ठीक से समझना होगा कि ये पूना पैक्ट बाबा साहब आंबेडकर लिखते हैं कि किस लिए ये किया गया। तो वो कहते हैं पूना पैक्ट वाज इंटेंडेड टू डिवाइस ए मेथड whereby the scheduled caste would be able to return to the legislature representative of their choice. Pune Pact was intended to devise a method. Pune Pact इसलिए किया गया कि ऐसी मेथड ढूंढी जाए जिससे अनुसूचित जाति के लोगों के चॉइस के, उनकी इच्छा के, जैसा वो चाहते हैं वैसा रिप्रेजेंटेटिव विधानसभाओं में, विधिमंडलों में चुनकर भेजे जा सके। इसके लिए ये बनाया गया। क्या हुआ? क्या हमारे चॉइस के लोग पूना पैक्ट के द्वारा, जो पूना पैक्ट हमारे ऊपर थोपा गया, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट ने क्या किया? जो 4 अधिकार बाबा साहब आंबेडकर ने हासिल किए थे उसमें से 2 अधिकार खत्म हो गए। सेपरेट इलेक्टेड खत्म हो गया, ड्यूअल वोटिंग खत्म हो गया। सेपरेट इलेक्टेड खत्म होने से क्या हुआ? हम अपने सच्चे लड़ने झगड़ने वाले जैसे रामलाल जी, जैसे राजनाथ जी, ये लड़ने झगड़ने वाले लोग, ऐसे लोग पार्लियामेंट में हम लोग चुनकर भेजना चाहते थे। इसके लिए बाबा साहब आंबेडकर लड़ाई लड़ रहे थे। मगर क्या हुआ? सेपरेट इलेक्टेड खत्म होने की वजह से जॉइंट इलेक्टेड आ गया, और जॉइंट इलेक्टेड की वजह से हमारे समाज के दलाल और भड़वे किस्म के लोग चुनकर जाने लगे। बाबा साहब आंबेडकर ने इसके लिए शुरू में हम जानते थे 3 अंग्रेजी के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। नंबर 1, पहला शब्द उनका इनके विरोध में कि कैसे लोग चुनकर जाने लगे, टूल। ए शासक जातियों का, स्वर्ण हिंदुओं का, ब्राह्मणों का टूल, औजार, हथियार, जिसका उपयोग वो हमारे समाज के खिलाफ करता है। ये उनका शब्द है अंग्रेजी का, टूल। दूसरा शब्द है स्टूज, यानी पिट्ठू। ए ब्राह्मणों का पिट्ठू, पिछलग्गू। तीसरा शब्द उन्होंने, बाबा साहब आंबेडकर ने अंग्रेजी में लिखा एजेंट। एजेंट का शुद्ध हिंदी में अनुवाद होता है मध्यस्थ, और देसी हिंदी में ट्रांसलेशन होता है दलाल और बड़वा। क्या करे, इसका ट्रांसलेशन लोगों को समझ में आए इसलिए दलाल और बड़वा कहना पड़ता है। हमको कहते वक्त भी साला इधर जबान में जायका खराब हो जाता है।
टेस्ट खराब हो जाता है मगर बोलना पड़ता है, मजबूरी है। ये 3 शब्द जो है बाबा साहब आंबेडकर ने इस्तेमाल किए। अभी मैं एक नया किताब पढ़ रहा था, वो देना जरा, वो ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ वो वहां एक किताब में पढ़ रहा था। इसमें 21 अक्टूबर 1951 को आजादी के 4 साल 2 महीने बाद, आजादी के 4 साल 2 महीने बाद बाबा साहब आंबेडकर ने 21 अक्टूबर 1951 को भाषण किया, आजादी के 4 साल 2 महीने बाद। उसमें उन्होंने क्या कहा? उसमें उन्होंने कहा वर्तमान स्वराज तो उन्हीं का राज है, उन्हीं का स्वराज्य है, हम लोग तो अभी भी उनके गुलाम हैं। हमारी गुलामी कोई हमारी अपनी जात की भी गुलामी नहीं है, बल्कि उनकी गढ़ी हुई करतूत का परिणाम है, ये हमारे दोष का परिणाम नहीं है। उस भाषण में लंबा भाषण है 1.5 घंटे का। उस भाषण में बाबा साहब आंबेडकर ने एक जगह कहा, लेकिन कांग्रेस तो हमारे समुदायों के गद्दारों को चुनावों में टिकट देकर खड़ा कर रही है। 3 शब्द का इस्तेमाल बाबा साहब आंबेडकर ने किया। ये मैंने आपको बताया, एक नया शब्द मिला, गद्दार। फिर मैं भाषण पढ़ता रहा तो उसमें एक जगह कुत्ता भी मिला। ये आपको पढ़कर सुनाता हूं। पेप्सू यानी पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेटस यूनियन में अनुसूचित जाति के विधायकों और मंत्रियों की क्या हालत है। बाबा साहब आंबेडकर कहते, कुरिल साहब जो आप कह रहे थे, बाबा साहब ने पहले कहा, वे महज कांग्रेस के गुलामों के सिवाय और कुछ नहीं है, जो कुत्तों की तरह दुम हिलाकर अपने आकाओं के तलुए चाटते रहते हैं। अपने लोगों का ऐसे व्यक्ति क्या भला कर सकता? कुत्ता भी कहा। अब मुझे लगता है इसके आगे क्या कहना बाकी रह गया है। इससे आगे मुझे नहीं लगता कि और कुछ कहना बाकी है। सेपरेट इलेक्टेड के बजाय जॉइंट इलेक्टेड आ गया, और जॉइंट इलेक्टेड ने ब्राह्मणों के औजार, हथियार, पिछलग्गू, पिट्ठू, दलाल, भड़वे, गद्दार, कुत्ते ये पैदा किए। और आजकल तो जमाना कंपटीशन का है। एक चुनाव क्षेत्र के लिए 20-20, 25-25 लोग कैंडिडेट मिलते हैं, तो कांग्रेस हाईकमान, बीजेपी हाईकमान 20-20 गद्दारों में से जो बेहतरीन किस्म का गद्दार है उसको टिकट देती है। जमाना कंपटीशन का है। अब गद्दारों में भी कंपटीशन है, और हर गद्दार कहता है कि मैं थोड़ा ज्यादा गद्दार हूं, इससे मैं ज्यादा धोखेबाजी कर सकता हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, गद्दारी भी करूंगा और समाज को पता भी नहीं चलने दूंगा, मैं बुद्धि का उपयोग करूंगा। साथियों, इस तरह से जॉइंट इलेक्टोरेट आने की वजह से सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म हो गया और इस तरह से लोग आ गए। दूसरा जो ड्यूअल वोटिंग का अधिकार है, 2 बार वोट देने का अधिकार, इसका क्या परिणाम हुआ? 2 बार वोट देने के अधिकार का परिणाम क्या हुआ? 1 बार वोट देने से हम अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते और हमारे 119 लोग चुनकर चले जाते, हमारा मामला खत्म। अभी दूसरी बार जो वोट देने का अधिकार होता तो उससे क्या होता? उससे बैकवर्ड क्लासेस के लड़ने झगड़ने वाले लोग चुनकर भेजते, और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है वो केवल ऐसे ही लोग चुनकर भेजते जो संसद में हमारे हक की बात करेंगे, उनको हम चुनकर भेजेंगे। जो हमारे हक के विरोध में बात करेंगे, ऐसे लोगों को हम लोग क्यों वोट देंगे? क्योंकि हमारे प्रतिनिधि तो पहले ही हमने चुन लिए। समझ रहे ना, ये जो सारा सिस्टम जो बाबा साहब अम्बेडकर ने डेवलप किया था, ये बहुत लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। एक वोट से हम अपने प्रतिनिधि चुनकर देते, दूसरे वोट से हम लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग, हमारे लिए भी लड़ाई झगड़ा करने वाले और अपने लिए भी लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग चुनकर देते। दूसरा,
ड्यूअल वोटिंग का दूसरा फायदा क्या होता, जो ब्राह्मण हमारे पास वोट मांगने के लिए आता, क्षत्रिय आता, वैश्य आता, हम उसको कहते भाई तुमने अनटचेबिलिटी निर्माण की, तुम ऐसा करो 15 दिन के बाद आ जाओ, 15 दिन में अनटचेबिलिटी खत्म कर दो और फिर हमारे पास वोट मांगने के लिए आ जाओ, तुमको दे देंगे। बात समझ रहे हो ना जो मैं कह रहा हूं? हमारे पढ़े लिखे लोगों को भी ये बात समझ में नहीं आती जो बाबा साहब अम्बेडकर ने डिवाइस किया था ये मेथड। हम उन ब्राह्मणों को, क्योंकि अनटचेबिलिटी उन लोगों ने निर्माण की, अगर वो हमारा वोट मांगने के लिए आते, हम उनको कंडीशन लगाते भाई ये अनटचेबिलिटी खत्म कर दो, खत्म करेंगे तो आपको वोट देंगे, क्योंकि हमने तो हमारे प्रतिनिधि चुन लिए, अब उनको अपने प्रतिनिधि चुनना है। जब उनको अपने प्रतिनिधि चुनना है तो हमारी कंडीशन मानने के अलावा उनके सामने कोई विकल्प नहीं था। 2 बार वोट देने के अधिकार से क्या होता जानते हो? अनटचेबिलिटी खत्म हो जाती। अगर आज भारत में अनटचेबिलिटी है, अगर आज आदिवासियों का सेग्रीगेशन है, तो मैं ये मानता हूं कि ये 2 बार वोट देने का अधिकार अगर खत्म ना हुआ होता तो अनटचेबिलिटी खत्म हो गई होती। अगर अनटचेबिलिटी आज बरकरार है और अगर कोई मुझे पूछे कि अनटचेबिलिटी आजाद भारत में 60 साल आजादी को होने के बाद भी अगर बरकरार है तो उसके लिए एक आदमी का नाम बताओ जिसकी वजह से यह बरकरार है, तो मैं उस व्यक्ति का नाम लूंगा, मोहनदास करमचंद गांधी। अगर भारत में अनटचेबिलिटी बरकरार है तो केवल मात्र गांधी की वजह से है। गांधी के चेले चपाटे प्रचार करते हैं कि गांधी की वजह से अनटचेबिलिटी खत्म हो गई। मैं कहता हूं गांधी की वजह से ही अनटचेबिलिटी बरकरार है। अगर गांधी के चेले चपाटे मेरे साथ टीवी पर बहस करना चाहते हैं तो मैं दस्तावेजी प्रमाण पर प्रमाणित कर दूंगा। अगर वो टीवी पर नहीं आना चाहते तो मंच हमारा, माइक हमारा, सुनने वाले हमारे, खर्चा हमारा, पैसा हमारा, टाइम हमारा, बुद्धि हमारा, पैसा हमारा, सब कुछ हमारा। तुम आकर कहो, तुम आकर कहो। तो कुछ लोग कहते नहीं गलती तो हुई है मगर वामन मेश्राम इसका डंका बजाना चाहता है। गलती तो हुई है मगर वामन मेश्राम इसका डंका बजाना चाहता है, एक गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहता है। मैंने कहा एक गड़े मुर्दे उखाड़ने का मामला नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकती। इतिहास गड़े मुर्दे उखाड़ने का मामला नहीं है। आने वाली नस्लों को अगर अपना भविष्य तय करना है तो उनको अपना इतिहास जानना जरूरी है। और इसलिए ये इतिहास में लोगों को डंका बजाकर बता रहा हूं और बताना चाहता हूं। ये गड़े मुर्दे उखाड़ने का मामला नहीं है, ये उससे ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण मामला है। इसलिए साथियों, पूना पैक्ट के जो 2 अधिकार खत्म हुए उससे भयानक परिणाम हुआ, बहुत ज्यादा परिणाम हुआ। और ये जो भयानक परिणाम हुआ, अगर ये पूना पैक्ट होने का भयानक परिणाम हुआ, कल्पना करो कि अगर पूना पैक्ट ना होता, थोड़ा सा उल्टा, मैं उल्टा समझाता हूं आप लोगों को, थोड़ा उल्टा, पूना पैक्ट के उल्टा भी समझाता हूं, दोनों तरफ अगर इसको समझाया जाए। अगर पूना पैक्ट ना होता, अगर पूना पैक्ट ना होता तो सबसे पहले क्या होता? सेपरेट इलेक्टेड बरकरार होता। सेपरेट इलेक्टेड बरकरार होता तो क्या होता? आजाद भारत में आने के पहले 37 को प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए चुनाव होता और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए जहां जहां भी कांग्रेस की सरकार बनी वहां वहां हर जगह कांग्रेस को अगर सरकार बनाना है तो हमारी सहायता लिए बगैर कांग्रेस किसी भी स्टेट में सरकार नहीं बना सकती। 1937 में, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के तहत 37 में चुनाव हुआ था प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए, तो 37 के चुनाव में ही हमारे लोग शासक वर्ग में तब्दील हो गए होते, रूलिंग क्लास। अगर पूना पैक्ट ना होता तो
हम लोग 37 के ही चुनाव में रूलिंग क्लास में तब्दील हो गए होते। ये आपको दूसरा साइड समझा रहा हूं, जल्दी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। दूसरी कल्पना करो, अगर आजाद भारत में 1950 के बाद क्या होता। लड़ने झगड़ने वाले सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से, लड़ने झगड़ने वाले रामलाल जी की तरह, राजनाथ जी की तरह लड़ने झगड़ने वाले लोग चुनकर जाते। 119 लोग अगर संसद में चुनकर जाते तो जानते हो क्या होता। 119 लोग अगर अपोजिशन में लड़ने झगड़ने वाले चुनकर जाते, तो जब सरदार पटेल गांधी जी को रेवाड़ा जेल में मिलने के लिए गए, गांधी जी को सरदार पटेल ने कहा, गांधी जी आपका जान आजादी के लिए जरूरी है, अछूतों और स्वर्ण हिंदुओं के बीच में आपने अपने आप को सैंडविच क्यों बनाया। जब सरदार पटेल ने गांधी जी को कहा तो गांधी जी को लगा कि सरदार पटेल को मैं क्या कर रहा हूं समझ में नहीं आ रहा है। सरदार पटेल को कहा बैठो, महादेव देसाई को कहा जरा मुझे उठाकर बिठाओ, इसको समझाना पड़ेगा। 3 आदमी थे, कोई चौथा आदमी नहीं था। सीक्रेट वार्ता हो रही थी, कोई चौथा आदमी नहीं था। गांधी जी ने सरदार पटेल को कहा, बहुत फंडामेंटल बात है और सीक्रेट बात है, जो बात मैं आपको बता रहा हूं सीक्रेट बात है, केवल 3 ही आदमी जानते थे। गांधी जी सरदार पटेल को बोल रहे हैं और महादेव देसाई उनके प्राइवेट सेक्रेटरी है, पीए है, वो सारा लिख रहे हैं क्या संवाद हो रहा है, कोई चौथा आदमी नहीं जानता। गांधी जी मर गए, सरदार पटेल मर गए, महादेव देसाई भी मर गए, वो डायरी रह गई। जिस डायरी में उन्होंने वो संवाद लिखा वो डायरी रह गई। फिर हमारे जैसे पागल लोगों को साली डायरी नहीं मिलेगी तो कहां किसको मिलेगी भाई। हमने वो डायरी ढूंढकर निकाली जिसका संबंध पुनः पैक के साथ में है। क्या कहते हैं गांधी जी? गांधी जी कहते हैं मुसलमानों को पहले से सेपरेट इलेक्टेड है। विश्वास जी ने पहले ये मुद्दा इधर बताया 1909 का, मुसलमानों को पहले से सेपरेट इलेक्टेड है। अगर अछूतों को भी सेपरेट इलेक्टेड मिल गया तो अछूत और मुसलमान गुंडे, मेरे शब्द नहीं है, गांधी जी के शब्द बता रहा हूं। नईम साहब जो रियल रिप्रेजेंटेशन की बात बाबा साहब अंबेडकर करते हैं, गांधी जी उसको क्या कहते हैं? गुंडे। जिसको हम रियल रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर जिसको रियल रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं, गांधी जी उसको गुंडे कह रहे हैं। अछूत और मुसलमान गुंडे सेपरेट इलेक्टेड के तौर पर चुनकर आएंगे और ये जब संसद में चुनकर जाएंगे लड़ने झगड़ने वाले लोग, तो सरदार पटेल तुमको दिख नहीं रहा, जल्दी ही देश आजाद होने वाला है और तुम लोग देश के हुक्मरान बनने वाले हो, और जब तुम हुक्मरान बनोगे तो ये लोग संसद में तुम्हारी सरकार चलने नहीं देंगे और तुम्हारा स्वर्ण हिंदुओं का अछूत और मुसलमान गुंडे कत्लेआम भी कर सकते हैं। ये वर्ड मेरा नहीं, गांधी जी का है, कत्लेआम। ये उस संवाद में, ये संवाद किसी और का लिखा हुआ डिस्टोर्टेड नहीं है। महादेव भाई देसाई जो गांधी जी का प्रिय पीए था उसने लिखा हुआ है। और ये बात अमेरिका की एलिनॉर जिलियट वो रिसर्च करने के लिए आई और उसने वो डायरी ढूंढकर निकाली, उसने अपने रिसर्च पेपर में ये लिखा, वो किताब हमारे पास में है, वो सारा संवाद उन्होंने दिया हुआ है। इसका मतलब है कि सेपरेट इलेक्टोरेट से राष्ट्र हित को बाधा पहुंचती है, वगैरह वगैरह जो ये लोग आर्गुमेंट करते थे, सब बकवास और फालतू बातें थी। असली कारण जो गांधी जी ने सरदार पटेल को कहा वो था असली कारण, अछूत और मुसलमान गुंडे। अब नईम साहब को तो गांधी जी ने गुंडे कहने के बाद भी नईम साहब को मुश्किल है मंच पर से गांधी जी के विरोध में बात करना मुश्किल है, क्योंकि परिस्थिति थोड़ी भिन्न है। मैं तो कर सकता हूं। अगर आज गांधी जी होते और उपवास करते तो हम उसकी गांधी जी की धज्जियां उड़ा देते।
और कहते हैं होने दो साला, सिविल वार होने दो, देख लेंगे। अभी भी क्या है, अभी क्या परिस्थिति मालूम है? हम पुनः पैक्ट का डिनाउंस कर रहे हैं। है किसी कांग्रेसियों की औकात जो आकर के पुनः पैक्ट का समर्थन करे? है देश भर में कोई है? गांधी और कांग्रेस का चला आए और मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो पुनः पैक्ट का समर्थन करे, आ जाए। वो क्या करते हैं? हमारे दलालों, हमारे भड़वों को, हमारे समाज में जो उन्होंने दलाल और भड़वे पैदा किए, उन लोगों से आर्टिकल लिखवाते हैं। इधर पुणे में भी लिखवाया। तो हम दलालों और भड़वों के साथ उलझना नहीं चाहते हैं। जिन्होंने दलाल और भड़वे पैदा किए हैं उनसे लड़ना चाहते हैं। हम दलालों के साथ में नहीं उलझना चाहते, भड़वों के साथ हम उलझना नहीं चाहते। हम तो उन लोगों के साथ लड़ना चाहते हैं जिन्होंने दलाल का व्यवस्था बनाई, भड़वों की व्यवस्था बनाई और जिन्होंने दलाल और भड़वे पैदा करने का कार्यक्रम शुरू किया। हम उन लोगों से लड़ना चाहते हैं, मगर वो सामने नहीं आते। हम तो कहते हैं आ जाओ, अगर तुम्हारा पुनः पैक्ट सही है आ जाओ, कहो अरे गांधी जी का तो समर्थन करो। कोई कांग्रेसी सारे देश भर में कहीं पर भी गांधी जी का समर्थन करने के लिए। साथियों, ये जो भयानक बात है, ये भयानक बात गांधी जी ने सरदार पटेल को कही, इससे सिद्ध होता है कि जो राष्ट्रहित वगैरह का जो मामला है ये बकवास था। साथियों, पुनः पैक्ट के द्वारा सेपरेट डायरेक्टरेट और ड्वेल वोटिंग से जो परिणाम हमारे लोगों को भुगतना पड़ रहा है, वो परिणाम आज भी बहुत भयानक है। तो पुनः पैक्ट अगर ना होता तो हमारे लोग आजाद भारत में 119 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते, अपोजिशन में काम करते, और अपोजिशन में काम करते हुए अगर वो बैकवर्ड क्लासेस का मामला खड़ा करते, बैकवर्ड आकर जुड़ जाता, माइनॉरिटी का मामला खड़ा करते, वो आकर जुड़ जाता। एक चुनाव, दो चुनाव और तीसरे चुनाव में इस देश में हमारा 1965-70 तक बहुमत हो जाता और 70 आते आते हम लोग रूलिंग क्लास में, नेशनल लेवल पर रूलिंग क्लास में तब्दील हो जाते। क्या ये हाइपोथेटिक थिंकिंग हमारे बुद्धिजीवी लोगों को समझ में आता है? इसको ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको कहते हैं हाइपोथेसिस, एक कल्पना करने का। अगर पुनः पैक्ट ना होता तो क्या होता? पुनः पैक्ट ना होता, रियल रिप्रेजेंटेशन होता। रियल रिप्रेजेंटेशन लड़ाई झगड़ा करता है, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए कोशिश करता है। और इससे क्या होता? अगर हम बैकवर्ड का मामला उठाते, माइनॉरिटी का मामला उठाते, जैसे आज भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग बैकवर्ड क्लास का मामला उठाते हैं, पुनः पैक्ट ने शेड्यूल कास्ट लोगों का एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन तबाह बर्बाद कर दिया। उनका जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन था वो तबाह बर्बाद कर दिया। आदिवासियों का जहां जहां भी इंडिपेंडेंट आंदोलन था, क्या आदिवासियों को पता है कि उनका जो भी इंडिपेंडेंट आंदोलन था वो कैसे तबाह हुआ? क्या है उनके पास कोई लॉजिक है? मैं कहता हूं, अगर आदिवासियों का कोई इंडिपेंडेंट आंदोलन था, अगर वो तबाह हुआ, बर्बाद हुआ, पुनः पैक्ट उसके लिए कारण है। क्योंकि दलालों और भड़वों को हमारे लोगों ने प्रतिनिधि माना और जो लड़ाई झगड़ा करने वाले थे वो चुनाव हारते रहे और लोगों ने उनको मार्केट से आउट किया। और इस तरह से दलाल और भड़वे हमारे आंदोलन पर छा गए और परिणामतः हमारे महापुरुषों का राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो निर्माण किया गया था वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। पुनः पैक्ट अगर ना होता, पुनः पैक्ट ना होता, हम लोग शासक वर्ग हो गए होते, रूलिंग क्लास हो गए होते। मगर साथियों, पुनः पैक्ट हुआ, क्या क्या परिणाम हुआ? एक बात, सबसे पहले हम लोग रियल रिप्रेजेंटेटिव चाहते थे। हमको दलाल, बड़वे, चमचे, स्टूज, पिछलग्गू, पिट्ठू, कुत्ते, गद्दार मिले।
हम रिप्रेजेंटेटिव चाहते थे, दलाल मिले, भड़वे मिले। ये दलाल और भड़वे कैसे पैदा हुए? पूना पैक्ट से हुए। पूना पैक्ट किसने किया? गांधी जी ने किया। इसलिए गांधी जी दलालों और भड़वों के पिताश्री है। हिस्टोरिकल बात कर रहे हो भाई। गांधी जी के पूना पैक्ट से दलाल भड़वे पैदा हुए, इसलिए गांधी जी दलालों और भड़वों के पिताश्री है। जैसे महाभारत में मामाश्री हुआ करता था। साथियों, हम रिप्रेजेंटेशन की मांग करते थे, हम लोगों को दलाल और भड़वे मिले। दूसरा मुद्दा, लोकतंत्र में बाबा साहब अंबेडकर का यहां उन्होंने लिखा हुआ एक सेंटेंस है अंग्रेजी का। उन्होंने लिखा, पूना पैक्ट डिस्फ्रेंचाइज्ड अवर पीपल। मैं तो अंग्रेजी का जानकार नहीं हूं, मगर ये जो शब्द है इतना भयानक है, डिस्फ्रेंचाइज्ड अवर पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे लोगों को वोट का अधिकार दिया, मगर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि ये पूना पैक्ट की वजह से हमारे वोट का अधिकार प्रभाव शून्य हो गया। अगर हमारा वोट का अधिकार प्रभाव शून्य हो गया तो हमारे लिए लोकतंत्र खत्म हो गया भाई। लोकतंत्र ही एक आशा होती है, खत्म हो गया। हम जिनको चुनना चाहते हैं उनको चुनकर नहीं ला सकते, और जिनको चुनना नहीं चाहते हैं वही चुनकर आते हैं।